प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 का सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का सेट सी का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। जहां पर हम बच्चों आज की इस वीडियो पे आपको सभी क्वेश्चन भी कराएंगे, वो भी विद सोल्यूशन के साथ। देख सकते हो हमने विकल्प का सोल्यूशन करा रख लिया है और इसके बाद जो आपके 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले प्रश्न के हैं उत्तर, इन सभी का हम आज की इस वीडियो पे आपको सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाली समस्त विषयों का आप इसी प्रकार से यदि पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जो होगा उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके नेक्स्ट वीडियो का पेपर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए पहले बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात की जाए समय की, तो यहाँ पर आपको समय 23 मतलब टोटल प्रश्न आपके 23 होने वाले हैं और यहाँ पर आपका पेपर जो होगा 75 नंबर का होगा। यदि आप इस दिए गए प्रश्न पत्र से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आप 75 में 75 ला सकते हैं। यदि आप थोड़ी कुछ गलती करते तब 70 हो जाएगा, नहीं तो आपके 75 में 75 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। यहाँ पर समय सारणी की बात की जाए तो समय आपका 3 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं कि टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, कितने कितने नंबर के रहेंगे। तो हालांकि मैं आपको पेपर बताते समय, क्वेश्चन बताते समय जब आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा तो आप सभी को चीजें बता दूंगा, तो अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जहां पर पहला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहां पर पहला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। आपको बताना है कि कर्क रेखा क्या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पश्चिम बंगाल कहां से होकर गुजरती नहीं है। तो आप इसका जो उत्तर बताओगे बच्चों, महाराष्ट्र जो हो जाएगा अपना, कि कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके टोटल 6 विकल्प देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है अमेरिकी, जापानी, भारतीय, यूनानी। तो आप बताओगे कि जो डेमोक्रेसी शब्द होता है बच्चों, यूनानी शब्द यूनानी का है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो क्या है। धन बल या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरंकुशता। ठीक है, तो आप सभी को प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर लगाओगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 2.4%, 7%, 13% या 7.5%। तो प्यारे बच्चों आप इसका सही उत्तर लगाएंगे कि 2.4% होता, तो ऑप्शन नंबर आई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। ऑप्शन है यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या उपरोक्त सभी। तो आप बताओगे कि इसमें से जो स्थायी पूंजी है, जो स्थायी रहती है, तो इसमें हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा सबसे लास्ट है इसमें, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है। देखिए ये जो क्वेश्चन है सेट ए में भी पूछा गया था और ये फिर से आपसे सेट सी में भी पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी में जो क्वेश्चन है आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका फसलें उगाना, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों हम चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जहां पर आपको 6 रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। तो चलिए पहला है भारत में चुनाव का संचालन बिंदी कराता है। तो आपको बताना है कि भारत में जो चुनाव का संचालन है, तो आप लिखोगे इसका उत्तर भारत निर्वाचन आयोग। कौन? भारत निर्वाचन आयोग इसका संचालन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आंग सा सू किस देश की है। तो आपको बताना है कि ये जो है म्यांमार देश की, किसकी है, म्यांमार देश की है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश है। तो आप बताओगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा सदस्य में 15 देश है। नेक्स्ट है श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर बता दो बच्चों की श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो आप बताओगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला है भारत का संविधान कब बना। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो बता दें भारत का जो संविधान है आपका 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है ना,
चलिए इसके बाद बच्चों आपका आता है सत्य असत्य लिखिए, जहां पर पहला है नेल्सन मंडेला अमेरिका के निवासी थे, तो आप बता दोगे कि नहीं तो इसका उत्तर जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो आप बता दोगे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्कस है, तो आप बताओगे कि पॉलिटिक्स के रचयिता हमारे कार्ल मार्कस नहीं है, तो आपका हो जाएगा ये असत्य। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे, तो आप लगा दोगे उत्तर सत्य। नेक्स्ट है गेहूं रबी की फसल है, तो आप बताओगे देखो गेहूं रबी की फसल है, तो आप लगा दोगे उत्तर जी हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सूचना जनता करती है, चुनाव यहाँ पर चुनाव है जनता करती है, तो आप बताओगे उसका उत्तर कि हाँ ये बात सही है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, जहां पर आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको दो पक्ष दिया गया सूची आ और सूची बा, तो यहाँ पर हमको इसका मिलान करना है। तो चलिए हम बारी बारी से यहाँ पर इसका नंबर लिख देंगे। तो पहला है डॉक्टर नेल्सन मंडेला कहाँ के निवासी थे, तो आप बता दोगे कि कहाँ के थे, ये हमारे थे दक्षिण अफ्रीका के, तो पहला हो जाएगा ये। ठीक है महात्मा गांधी, तो आप पता है कि महात्मा गांधी हमारे यहाँ के जहाँ नोटों की गड्डी में भी इनका फोटो चिपकता है, तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है अगला है अंग सन सू की कहाँ के थी, तो आप बताओगे जो अंग सन सू थे ये कहाँ के थे, म्यांमार के थे। कहाँ के, तो म्यांमार के, थर्ड इसको लिख दोगे। ठीक है अगला है अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, तो आपको पता है कि अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है लौह पुरुष आपके कौन थे, तो लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा छठवां। तो पश्चिमा, तो पश्चिमा का आपका ये हो जाएगा सेम टू सेम, तो इसको हो जाएगा ये उत्तर। ठीक है ना, चलिए आई होप आप अच्छे से लिखते जा रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको ये आंसर शीट भी दिखा दूंगा, तो आंसर शीट में कैसे लिखा तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो आप बताओगे कि स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ है बच्चों, लिखोगे आप बंगाल की खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है अगला है खादर क्या है, तो आप बताओगे कि खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाद पानी पहुंचता है। ठीक है ना, आप ऐसे उत्तर लिख दोगे उसका। नेक्स्ट है भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरल द्वीप है, जो कि 2005 में जो ज्वालामुखी था फूटा था और अभी भी तक इसमें मलबा निकल रहा है। ठीक है सॉरी लावा इसको बोल देंगे हम अभी। ठीक है इसके बाद आता संविधान सभा किसे कहते, तो आप लिखोगे कि जनसाधारण द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक निकाय है जो संविधान का मसौदा तैयार करके या अपने के उद्देश्य का इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बच्चों आता है आपका यहां से प्रश्न क्रमांक 6 स्टार्ट होता है, जहां पर आपको 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के 4-4 नंबर के हम आपको ऑल टू ऑल पूरे प्रश्न कराने वाले 23 तक। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा जी आपको फिर सेट सी आपने पढ़ा है और सेट ए का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पूछा गया प्रश्न क्रमांक 6 में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। आपको बताना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है। ठीक है, उन राज्यों का आपको नाम लिख देना है। ठीक है ना, अथवा पूछा कि भारत के पड़ोसी देश के नाम क्या है, तो आप बता दो बच्चों कि भारत का पड़ोसी देश, यहाँ पर आपको पूरे पड़ोसी देशों के नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का है, तो आप अधिकतर कोशिश करें कि 4 पड़ोसी देशों का नाम अवश्य लिखें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर किन किन राज्यों से हो रही थी, अब वही क्वेश्चन फिर से पूछती है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। यहाँ पर आपको घुमाने फिराने के लिए वही क्वेश्चन से दोबारा पूछा गया है। ठीक है, अगला है बच्चों चलिए चलते हैं। यहाँ पर में पूछा गया है भारत
के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। मतलब भारत का आपने नक्शा देखा हो कि भारत जो है तीनों साइड से अपने जलों से भरा हुआ है। एक साइड उसके पहाड़ है, तो वो उसके बारे में बताना है कि उन तीनों जल राशियों को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 8, जहां पूछा गया मानक यमोत्तर से क्या आशय है, आपको बताना है। अथवा भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है, कि भारत जो होता है इसको विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, ये नाम आपको बता देना है। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 9, भूगर्भीय प्लेट क्या होती है। जो आपने देखा हो कि जमीन में कई सारी प्लेटों से बनी होती, 4 प्रकार की परतों से हमारा जो भूभाग बना है उन्हें हम प्लेट कहते हैं, उनका नाम लिखना है यहाँ पर आपको। अथवा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या होती है, आपको बताना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 में प्रवाल क्या है लिखिए। अथवा भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग के नाम लिखिए। जो भारत के प्रमुख जो भू आकृतियां हैं वहां पर आपको उनके नाम लिखने हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, जहां पर आपसे पूछा गया अपसारी भूगर्भीय प्लेट क्या होती है। अथवा भारत के उत्तरी मैदान ज्यादा उपजाऊ क्यों है, आपको बताना है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वह दक्षिणी मैदान से ज्यादा उपजाऊ क्यों है, आपको यहाँ पर इसको डिटेल में लिखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है गिलेटिन क्या है। ठीक है ना, गिलेटिन क्या है बताना है। अथवा फ्रांसीसी क्रांति क्या है, आपको बता देना कि फ्रांसीसी क्रांति किसे कहते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, जहां पर आपसे पूछा गया है आतंक राज किसे कहते हैं। अथवा में 18वीं शताब्दी के मध्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय क्या था। मतलब जो 18वीं शताब्दी के लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, आपको बताना है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद बच्चों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे, जहां पर आपसे बोला गया है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसने विश्व में ऐसे कौन से 3 सिद्धांत दिए, आपको बताना है। अथवा में क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज कौन थी। आपको जानते हैं कि आपने एक क्रांतिकारी महिला का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है ओलंप दे गूंज। आपको उस महिला के बारे में बताना है। आप कोशिश करें इन्हें 4 लाइन पे जरूर लिखिए, क्योंकि 4 लाइन पे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, साकुलात का अर्थ बताइए। अथवा राजाराम मोहन राय के प्रमुख 2 सुधारों को लिखिए। देखिए क्या लिखना है, राजाराम मोहन राय के 2 प्रमुख सुधारों का नाम लिखना है। इसके बाद है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था। मतलब 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, ये बताना है। अथवा प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। मतलब आपको प्यारे बच्चों बताना है इसमें कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो हुआ था ये कब से कब तक चला था, आपको इसके बारे में डिटेल में बता देना है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 17, जहां पर आपसे पूछा गया है राजनीतिक चिन्हों के अनुसार लोकतंत्र की कोई 2 परिभाषा लिखिए। मतलब आपको बच्चों यहाँ पर लोकतंत्र की 2 परिभाषा लिखनी है, 2 प्रकारों से परिभाषा लिखनी है। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप इसके उत्तर अथवा वाला लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की 2 प्रमुख विशेषताएं। मतलब आपको लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताओं को आपको बताना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में जहां पर बोला गया है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कर लिखिए। देखिए क्या लिखना है, जो बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है आपको उसमें अंतर स्पष्ट कर देने हैं और 3 अंतर आप लिखोगे, आपके 3 नंबर बन जाएंगे। असल में प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 19, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। यदि नहीं इसे लिख पाते तो आप अथवा वाला लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। मतलब आपको इसमें हरित क्रांति के बारे में लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20, जहां पर आपसे बोला गया है रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके 3 प्रमुख कारणों का व्याख्या करना है कि आखिर रूसी क्रांति क्यों हुई थी, उनके 3 कारण आप यहाँ पर लिखिए। अथवा आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, ये भी आपको लिखना है प्यारे बच्चों। आई होप आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, यदि आप इसे बिना स्किप किए अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप मान नहीं सकते, आपके एग्जाम में 75 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 21, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है, इन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। मध्य उच्च भूमि और भारत की द्वीप समूह पे आपको क्या लिखना है बच्चों, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अथवा है भारत का मानचित्र बनाकर निम्न चित्र लिखिए। मतलब देखिए बच्चों क्या है, क्लास 10th में जो है इस बार पेपर में आपके मानचित्र दिया गया है, बट क्लास 9th में मानचित्र को नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, एक मानचित्र का पेपर फोटो बनाना है और वहां पर जैसे ये जगह यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर, आपको उसको वर्णन कर देना है। ठीक है,
इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 22 जहां पर आपसे पूछा गया है लोकतंत्र के विपक्ष में अपना मत तर्क लिखिए, अथवा लोकतंत्र क्या आवश्यक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को भी लिखना है यहाँ पर आपको। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 23 जहां पर आपसे बोला है रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्तमान स्थिति को समझाकर लिखिए, अथवा फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई समझाकर लिखिए। मतलब जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वे किन कारणों से हुई थी और उसके बारे में आपको लिखना है। आप कोशिश करें बच्चों इसको जो है कम से कम 15 लाइन पे जरूर लिखें। यदि आप इसे 15 लाइन पे लिखते हैं तो आपके 4 नंबर बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो पे आपको एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी क्वेश्चंस को करा दिया है। और रही बात इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, जहां पर आपको केवल हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर आपको इसका उत्तर और ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि जैसे ही हम सामाजिक विज्ञान के आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों को आप पेपर जैसे ही अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।